नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। लास्ट डे हम लोगों ने देखा था राज्यों के राज्यपाल की भूमिका के बारे में, यानी कि हमारा जो टॉपिक अभी जो चल रहा है वह राज्य की कार्यपालिका से रिलेटेड बिंदु के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने राज्य की कार्यपालिका के बारे में देखा कि राज्य की कार्यपालिका के अंग कौन कौन से हैं, कैसे कार्य करती है। उसी क्रम में हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के बारे में, जैसा कि केंद्रीय व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने देखा था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, है ना। ये पूरा क्रम जो देखा था हम लोगों ने, सेम उसी क्रम में हम लोग राज्यों के संदर्भ में अभी पढ़ रहे हैं राज्य की कार्यपालिका। इस क्रम में हम लोगों को राज्यपाल और राज्य की मंत्रिपरिषद, देन मुख्यमंत्री, और इसके क्रम में आगे महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो वहाँ महान्यायवादी, यहाँ महाधिवक्ता, ये क्रम हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग लास्ट डे जो हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोगों ने राज्यपाल महोदय की शक्तियों के संदर्भ में देखा था, ठीक है। प्रत्येक राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी शक्तियों के संदर्भ में हमने चर्चा की थी। आज हम लोग राज्यों के मंत्रिपरिषद के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यों के जो प्रधान कार्यपालिका के मेंबर होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे और महाधिवक्ता के बारे में बात करते हैं। आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता, ये तो आपके दो ऐसे विधिक सलाहकार हैं सरकारों के, एक तो केंद्र सरकार के, दूसरे राज्य सरकार के, ठीक है। अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के, जिन्हें महान्यायवादी कहा जाता है। महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल राज्य सरकारों के, यानी कि मुख्यमंत्री के सलाहकार एक तरह से कहिए, या राज्य मंत्रिपरिषद के सलाहकार, विधिक सलाहकार। तो इनके बारे में भी आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी शुरुआत करते हैं हम लोग मंत्रिपरिषद के बारे में। राज्य की मंत्रिपरिषद के संदर्भ में क्या बात कही गई है और मंत्रिपरिषद में किसकी कैसी भूमिका है, ये कमोवेश हम लोगों ने आर्टिकल 163 और 164 यानी 163 और 164 हम लोगों ने लास्ट राज्यपाल महोदय को जो पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने इसको देख रखा था, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी मंत्रिपरिषद की जब हम चर्चा करेंगे तो इन आर्टिकलों में, दोनों आर्टिकल्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा फिर से करेंगे, क्योंकि यहीं से ही मंत्रिपरिषद की शुरुआत होती है राज्य मंत्रिपरिषद की। आइए देखते हैं क्या है आर्टिकल 163 क्या कहता है। उन बातों को छोड़कर जिसमें राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग करता है, उन मुद्दों को छोड़कर, उन विषयों को छोड़कर जिसमें राज्यपाल महोदय स्वविवेक का प्रयोग करते हैं, बाकी शेष कानूनों को बनाने के लिए या जो विधेयक हैं उन पे सिग्नेचर करने के लिए वह राज्यों के मंत्रिपरिषद के प्रधान यानी कि मुख्यमंत्री की बात मानने के लिए बाध्य हैं, ठीक है। तो वही बात कहता है, उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग करते हैं, अन्य कार्यों के निर्वहन में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान मुख्यमंत्री महोदय होंगे, ठीक है। तो ये तो बात कही गई अनुच्छेद 63 की। मैंने अभी जो बताया अनुच्छेद 63 और 64 को मिला करके हमने आपसे कहा, अनुच्छेद 164 में क्या कहता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल महोदय करेंगे, और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। क्या समझ में आया? अनुच्छेद 164 जो कह रहे हैं उसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री की सलाह पर शेष मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी, ये अनुच्छेद 164 में बातें बताई गई हैं। तो ये दोनों विषय जो आपके रहे हैं, ये तो राज्यपाल वाले टॉपिक में भी आप लोगों ने पढ़ रखा था,
ठीक है। तो यहीं से मंत्री परिषद की एस्टेब्लिश हो जाता है, मंत्रिपरिषद हो जाती है आपकी राज्य की। अब मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद कैसे कैसे कार्य और क्या संचालन करती है, तो आप लोग पिछले वीडियो में जो संघीय मंत्रिपरिषद थी उसके बारे में हम लोगों ने इस पर विशद चर्चा की है। आज भी उसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे। सेम जो संरचना वहाँ पर है मंत्रिपरिषद की, जो कार्य पद्धति है, सब कुछ राज्यों में की मंत्री परिषद में भी सेम वही स्थिति होती है। बशर्ते यहाँ पर जो राष्ट्रपति केंद्र में संघीय जब बात होगी संघीय मंत्रिपरिषद में, तो वहाँ पर कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति महोदय होंगे। यहाँ पर जब मंत्रिपरिषद की बात होगी तो कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में राज्यपाल महोदय आपको दिखेंगे। जैसे वहाँ पर मंत्रिपरिषद का प्रतिनिधित्व करने वाले जो है पीएम होंगे, प्रधानमंत्री होंगे केंद्र में, उसी तरह राज्यों में मंत्रिपरिषद का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्री महोदय होंगे, ठीक है। और जो मंत्रियों की स्थिति होती है, मतलब स्थिति का मतलब जो सदन है, चाहे वो बात हम लोग चूँकि विधानसभा के कर रहे हैं, तो विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है उसका 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये व्यवस्था संघों में भी है, यानी कि जो लोकसभा की सदस्य संख्या है अधिकतम या वर्तमान सदस्यों की संख्या का अधिकतम 15% मिनिस्टर्स बनाए जा सकते हैं, और यही 15% मिनिस्टर ही मंत्रिपरिषद कहलाते थे। मैंने आपको बताया था वही सेम संरचना जितने विधानसभा में सदस्यों की संख्या होगी उसका 15% जो होंगे वो मिनिस्टर्स होंगे। ये कब कहा गया? ये आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान किया गया था। ये मैंने आपको उस वाले वीडियो में बता दिया है जहाँ पे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो वही बात यहाँ पर है। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित, देखिए वहाँ पर भी था प्रधानमंत्री सहित, जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 82 होती है, 82 होती थी। 15% में प्रधानमंत्री होंगे, यानी 81 मिनिस्टर्स हो जाएंगे और एक प्रधानमंत्री को भी ले लेंगे तो 82, कुल 82 लोग हो सकते हैं मिनिस्टर के रूप में। 15% निकालेंगे आप 152 का, तो आपको यही रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। उसी तरह से सेम स्थिति अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो 402 के करीब में है, तो इसमें से आप 400 के आसपास जो मान की संख्या चलते हैं तो इसका 15% जो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लगभग करीब में 60 मिनिस्टर्स आपके बनेंगे लगभग करीब में, ठीक है। अगर 400 की संख्या विधानसभा में है आपके, तो लगभग करीब में 15 चौक के 60, लगभग 60 मिनिस्टर्स हो सकते हैं। और एक चीज़ और भी दिलचस्प बात है, ये कई बार पूछता है कि मंत्रिपरिषद में की सदस्यों की संख्या 15% किस आर्टिकल में किया गया, मतलब किस संविधान संशोधन में किया गया। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 में यही रोल जो अदा करता है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में जो ये बात कही गई है, ये आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में भी यही रूल फॉलो होता है, यही राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में भी रूल लागू होता है। ऐसा नहीं कि राज्य में और केंद्र में दोनों जगह अलग अलग व्यवस्था हो, ठीक है। तो ये व्यवस्था की गई है और इसी में ही बायलॉज में और भी कुछ बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि अधिकतम संख्या जो है कुल विधानसभा के सदस्यों की संख्या का, या कहिए कि लोकसभा जो रहेगी तो लोकसभा के सदस्यों का संख्या का क्या होगी 15% वाली बात बताई जाएगी, ठीक है। और इसी में ही और है विधानसभा की कम सदस्य संख्या वाले जो छोटे राज्य हैं, जैसे कि मतलब आपके बहुत सारे छोटे राज्य हैं, सिक्किम वगैरह। आगे चल के विधानमंडल अब हम लोग जो पढ़ेंगे विधानमंडल के इसके बाद वाले क्रम में राज्य विधानमंडल पढ़ने ही जा रहे हैं इसके बाद हम लोग, तो उस विधानमंडल में देखेंगे कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या बहुत कम है, तो वहाँ पर मिनिस्टर इस परिप्रेक्ष्य में नहीं होते, उसके 15% नहीं, क्योंकि वहाँ पर अगर मान लो कहीं कहीं तो आपको सदस्यों की संख्या 60 ही है। अब 60 का 15% आप निकालेंगे तो संख्या आपको मतलब कुछ रेशियो में आपके आ सकती है, कम आएगी, है ना। तो लेकिन कम से कम मिनिस्टर की संख्या 12 होनी चाहिए, है ना, कम से कम मिनिस्टर की संख्या 12 होनी चाहिए। यह प्रावधान इसी आर्टिकल में किया गया है, 91वें संविधान संशोधन में ही कर दिया गया है। तो ध्यान रहे इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको इम्पोर्टेंट आप समझेंगे। विधानसभा की कम सदस्य संख्या वाले छोटे राज्यों के लिए कम से कम 12 मंत्रियों का प्रावधान इस संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन 91वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया है,
क्लियर। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। ये तो मंत्री हमारे हो गए, मंत्री महोदय हो गए। अब मंत्री क्या करेंगे? मंत्रियों की आपने देखिए उसमें भी बताया था मैंने, मंत्रियों की 3 कैटेगरी होती है। एक तो केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरे राज्य मंत्री होते हैं, तीसरे उप मंत्री होते हैं। ये मंत्रियों की 3 कैटेगरी होती है। और अधिकतम जो मंत्री हो सकते हैं क्या? विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15%, और कोई छोटे राज्य हैं तो कम से कम 12 मिनिस्टर। ठीक है। अब ये जो 15% जो सदस्य होते हैं मंत्री, ये टोटल जो मंत्री बनते हैं 15%, इन्हें क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहलाता है। अब ये जो मंत्री परिषद में तीनों मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं, उप मंत्री, तीनों आते हैं। लेकिन जो ये तीनों संरचना ये मंत्री परिषद कहलाती है, और केवल जो कैबिनेट होती है वो मंत्रिमंडल कहलाती है। केवल कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो मंत्रिमंडल कहलाता है। ठीक है। कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह, कैबिनेट मंत्री के जो सदस्यों की जो संख्या होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है। और कैबिनेट मंत्री ही मूल शासन कार्यपालिका के मूल अंग यही होते हैं। बाकी सारे मिनिस्टर्स जो होते हैं, यानी कि उप मंत्री जो होते हैं या राज्य मंत्री जो होते हैं, ये सब क्या करते हैं? कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। ये सब बातें हम लोगों ने कर ली है बच्चों। आगे देखते हैं। तो मंत्रियों की योग्यता के संदर्भ में कुछ बातें हैं कि मंत्री कौन हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यही रूल्स जो यहाँ पर स्टेट में लग रहा है बेटा, वही सब केंद्र में भी है, सेंट्रल वाले मंत्रियों में भी है, मिनिस्टर में। तो मंत्रियों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों के लिए आवश्यक है कि वे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हों। भाई स्वाभाविक सी बात है, बिना सदन के सदस्य हुए आप क्या हो सकते हैं? मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 6 महीने के लिए हो सकते हैं। लेकिन उस 6 महीने के दरमियान ही आपको चुनाव किसी सदन का सदस्य होना अति आवश्यक है। ये एक बेसिक आवश्यकता है। और अगर 6 महीने के अंदर आपने किसी सदन की सदस्यता नहीं ली तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? उस मंत्री पद से आपको हटा दिया जाएगा, और उस वर्ष के कार्यकाल में दोबारा आपको जो है, मतलब उस कार्यकाल में सरकार के दोबारा आपको फिर मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो यही बात है, विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हो, परंतु मुख्यमंत्री ऐसे किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे कंडीशन बता रहा है कि मुख्यमंत्री अगर चाहें तो किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकते हैं जो विधानमंडल का, यानी कि विधानसभा विधान परिषद किसी का वह मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है। किंतु उस कंडीशन या शर्त यह होती है कि उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है। वही जो मैंने आपको बताया अभी कि किसी न किसी एक सदन का आपको मेंबर होना अति आवश्यक है। यदि आप सदन के मेंबर नहीं हो पाते हैं तो आपको क्या करेंगे? उसमें से आपको ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं बन पाएंगे आप लोग। ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आप बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर नहीं हो सकता, मंत्री नहीं हो सकता है कि जब तक कि वो क्या ना करे, किसी सदन का सदस्य ना बन जाए। ठीक है। और इसी के साथ कंडीशन और भी जुड़ी हुई है। ऐसा करने में असफल होने पर मंत्री पद छोड़ना पड़ता है तथा उसे पुनः मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। ये कंडीशन किसके बारे में कह रहा है? मंत्रियों के बारे में। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण के बारे में अब क्या है? मंत्री जो शपथ लेते हैं उसमें क्या करते हैं? 2 बातें मेंशन होती है। 2 तरह की शपथ लेते हैं। 2 शपथ उसमें होता है। पहला होता है अपने पद की शपथ लेते हैं, और दूसरा शपथ जो है गोपनीयता, शपथ की गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं। यानी कि जो बात होगी, मीन्स बात होने का मतलब ये है कि जो अपना उनका कार्य है वो सार्वजनिक नहीं करेंगे। अपने इंटरनल जो सरकार की जो पॉलिसी है, क्रिया पद्धति है, उसको आप सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। वो इंटरनल ही चीज़ें रहेंगी। ऐसा नहीं हो कि आप उसको सार्वजनिक, यानी पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। साथ कभी भी पढ़ा होगा तो कहते हैं कि कोई मिनिस्टर है, पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। हमेशा आपने ये शब्द सुना होगा कि पद और गोपनीयता की इन्होंने शपथ ली है ना। तो पद और गोपनीयता का मतलब हो गया यही सेंस है ना। तो पद अलग है, पद की शपथ अलग लेते हैं, गोपनीयता की शपथ अलग लेते हैं। ठीक है। तो 2 बातें होती हैं। प्रथम बात जो है, सभी मंत्रियों को 2 प्रकार की शपथ लेनी होती है। पहली जो है वो पद की शपथ लेते हैं, दूसरी जो है गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है। और सभी मंत्रियों में, चाहे वो संघ के मंत्री हो चाहे राज्य के मंत्री हो, शपथ का प्रारूप जो है, इन सभी लोगों का प्रारूप शपथ का क्या है?
अनुसूची कितने में है? 3 में है। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। अनुसूची 3, अनुसूचियाँ कुल टोटल कितनी हैं आपकी? 12 अनुसूचियाँ हैं ना। मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थी, तो 12 अनुसूचियों में से जो तीसरी अनुसूची है उसमें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई की बात कही गई है। तो सभी तरह के मंत्री, चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे राज्य के मंत्री हो, इन लोगों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने के बारे में जो सारे प्रावधान, मतलब जो शपथ का प्रारूप दिया गया है वो उसमें दिया गया है। किसमें? अनुसूची 3 में दिया गया है। ठीक है, तो उसी अनुसूची के आधार पर ये लोग शपथ लेते हैं। ठीक है, चलिए और बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है अनुसूची 3, आप ये ध्यान रखिएगा। और अनुसूची 3 में किसके बारे में नहीं है? राज्यपाल और राष्ट्रपति वाला टॉपिक आप लोग देखिएगा उसमें, तो उनके बारे में नहीं। किस अनुच्छेद में है? आप लोग कमेंट बॉक्स में चाहें तो बता सकते हैं किस अनुच्छेद में उन मतलब जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में है। ठीक है, अगला है बच्चों अनुच्छेद 200। इसमें क्या के अनुसार क्या रहा? राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। ठीक है, तथा किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने का अधिकार है। देखिए दूसरा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 200 क्या कहता है कि अगर कोई मंत्रिपरिषद क्या है, अगर कोई विधेयक राज्यपाल महोदय के पास भेजती है तो 2 शक्तियाँ उनके पास रहती हैं। एक तो वह राष्ट्रपति की राय लेने के लिए, सलाह लेने के लिए अपने उसको सुरक्षित रख सकता है, और दूसरा ये है कि वो कोई विधेयक आ रहा है तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो ये किस में अनुच्छेद में? अनुच्छेद 200 में दिया गया है। ठीक है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। क्या कर सकते हैं? राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास आरक्षित रख सकते हैं। मतलब अपने पास का क्या मतलब? आरक्षित करेंगे तो फिर राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, आरक्षित कर लेंगे वो। ठीक है, तथा किसी विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु वापस करने का भी अधिकार है। लेकिन इसके बाद जब पुनः वापस करने के बाद अगर तुरंत मंत्रिपरिषद जब भेजेगी उनके पास तो उसके लिए वो बाध्य हो जाएंगे। क्या समझ में आया? राज्यपाल अनुच्छेद 200 के माध्यम से ये कहते हैं, मतलब कहा गया है कि किसी विधेयक को जो राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल महोदय के सम्मुख लाती है तो वो राष्ट्रपति की राय लेने के लिए, सलाह लेने के लिए उसको सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि उसको पुनर्विचार के लिए फिर से मंत्रिपरिषद के पास भेज सकते हैं, और जब मंत्रिपरिषद पुनः सलाह लेकर के अगर वापस भेजती है तो उसके लिए फिर राज्यपाल महोदय बाध्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कंडीशन इसके लिए। अब इसके बाद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व की क्या विशेषताएं हैं, ये भी जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ना कि इंडिविजुअल रूप में। तो ये जो मंत्रिपरिषद की जो संरचना है ये एक तरह से कहिए कि एक संयुक्त संरचना है। यहाँ पर जैसा कि इसमें आपको मैंने बताया कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, यानी कि कोई एक मिनिस्टर, कोई एक मंत्री अगर कोई विधेयक लेकर के आता है, जैसे मान लो कृषि मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, कोई भी मंत्री हैं, अगर कोई विधेयक लेकर के कोई कानून, उनसे रिलेटेड कोई कानून लेकर के आते हैं और संजोग से वो कानून पास नहीं करा पाते हैं अपने सदन में, तो अगर वो पास नहीं करा पाएंगे तो पूरी मंत्रिपरिषद स्थगित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होती है। अब विघटित कैसे हो जाएगी? देखिए ऐसा है, जो गवर्नमेंट बनती, जो सरकार बनती है वो पूर्ण बहुमत वाली सरकार ही बनती है। मतलब बहुमत की सरकार होगी, 50% + 1 होंगे तभी आप सरकार बना सकते हैं। ठीक है, सदन के सदस्यों की संख्या का 50% + 1 होंगे तभी आप सरकार बना सकते हैं। और सरकार बनाने के बाद में आप उसमें से जो लोग, जो सदन के सदस्यों की संख्या होगी उसके 15% मिनिस्टर बनेंगे। उसमें से भी जो मंत्रिपरिषद होगी उसमें से थोड़े से लोग कैबिनेट मंत्री बनेंगे। वही लोग कोई विधेयक, कानून लेके आते हैं। अगर वो कानून लेकर के आते हैं और सदन में पारित नहीं करा पाते हैं, तो पारित नहीं करा पाते हैं, फिर से इस बार पे चर्चा कर रहा हूँ, इसका ये मतलब होता है पारित कराने के लिए 3 तरह के ही विधेयक पारित कराए जाते हैं। एक तो साधारण बहुमत वाला, दूसरा 2/3 बहुमत वाला, और तीसरा होता है 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति के द्वारा। तो मान लो कोई विधेयक आया, कानून आया और उसको सरकार लेके आई और उसको पारित कराना चाह रही है, तो पारित कराने की स्थिति में क्या होगा? पारित नहीं हो पाता है वो, ठीक है, अगर वो पारित नहीं होगा इसका मतलब है कि सदन में वो सरकार ने अपना बहुमत खो दिया,
तभी तो नहीं पारित होगा, अन्यथा तो वो तो 50% + 1 है, तो साधारण बहुमत तो उसको वैसे ही प्राप्त है। तो आप समझ रहे हैं ना, यानी कि इसका मतलब कोई विधेयक ना पारित करा पाना, यानी इसका मतलब जो सरकार बनाने में सहयोगी इकाई है उसके लोग भी उसमें सहमत नहीं है, इस नाते उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा पूरे मंत्रिमंडल को। और अगर मान लो कोई मंत्री करप्ट हो गया या कुछ उस पर दोष कोई किसी तरह का लग गया है, तो वो व्यक्तिगत रूप से अगर रिस्पॉन्सिबल होता है तो फिर मंत्रिपरिषद उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी, वो व्यक्ति इंडिविजुअल जिम्मेदार होगा, वो इस्तीफा देगा या जो भी चीज़ अपनी करेगा, वो एक व्यवस्था होगी। लेकिन अगर कोई विधेयक आता है तो सामूहिक उत्तरदायित्व की जो बात बनती है, तो वहाँ पर आपको सामूहिक उत्तरदायित्व दिखाई देगा। यहाँ पर यही बात बताई गई है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वही चीज़ होता है, सेम यही कंडीशन होता है क्या, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति संघवालय में होता है, लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, और यहाँ पर क्या है, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, उत्तरदायी होती है। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे, विधानसभा किसी मंत्री के अगेंस्ट जो है क्या कर दे, विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे, या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे, यानी कोई विधेयक जो मैंने आपको बताया, कोई विधेयक लाया गया उसको अस्वीकार कर दे कौन, विधानसभा, तो समस्त मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देगा। ठीक है, इस प्रकार मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है सभी मंत्रियों को उसका समर्थन करना होता है, चाहे व्यक्तिगत रूप से वो इस निर्णय से सहमत हो या ना हो। ठीक है, यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का मतलब हो गया, यानी कि जो टोटल मिनिस्टर्स हैं, यानी कि 82 मिनिस्टर, अगर केंद्र की बात करें 82 मिनिस्टर्स हैं, तो कोई विधेयक कोई मिनिस्टर लाता है तो वो मिनिस्टर चाहे सहमत हो बाकी मिनिस्टर या ना सहमत हो, लेकिन वो भी उसका समर्थन उस समय करेंगे, और बाकी सदन के जो बहुमत वाले लोग हैं वो सारे लोग समर्थन करेंगे, जो सत्ता पक्ष के फेवर में है, तो वो कानून बन पाएगा। अगर नहीं ऐसा होता है, वो विधेयक नहीं पास करा पाते, तो सरकार ध्वस्त हो जाएगी। यही बात करा। इस प्रकार मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं सभी मंत्रियों को उनका पालन करना, समर्थन करना होता है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से उससे सहमत हो या ना हो। नीतिगत संबंधी मामलों में, नीतिगत यानी कि कोई नीति कानून बनाने, व्यक्तिगत रूप से सेंस कह रहा है, नीतिगत संबंधी मामलों में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है। कोई नीति यानी कानून बनाने के संबंध में जो सामूहिक उत्तरदायित्व का तो होता है, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है। कोई कानून बनाने के लिए मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत तो वर्क करता है, लेकिन किसी मंत्री के भ्रष्ट आचरण में, कोई मंत्री इंडिविजुअल रूप से भ्रष्ट आचरण करता है या व्यक्तिगत रूप से दोष के लिए संबद्ध मंत्री ही उत्तरदायी होगा, ना कि संपूर्ण मंत्रिमंडल, ठीक है, या मंत्रिपरिषद उत्तरदायी नहीं होगी। यानी कि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त कोई मंत्री मिलता है तो वह व्यक्तिगत रूप से दोषी होगा, ना कि पूरी कैबिनेट, पूरी मंत्रिपरिषद नहीं उसके लिए जिम्मेदार होगी। ठीक है, तो उसका ये तो आपका विषय हो गया। मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के संदर्भ की बात हो गई। इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व में ये बात आपको, वहीं यदि हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है मंत्रिपरिषद में, वही सेम स्थिति राज्यों में मुख्यमंत्री की होती है। क्या होती है राज्य में? मुख्यमंत्री की सेम स्थिति वही होती है। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रधान होता है वो क्या होता है, राज्य के प्रशासनिक ढांचे का में उसे वह स्थिति प्राप्त होती है जो प्रधानमंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, और जो केंद्र में प्रधानमंत्री की स्थिति होती है वही राज्यों में मुख्यमंत्री की स्थिति बनती है। क्लियर? इसके अलावा क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल दो परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल कुछ अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं? तो नहीं। देखिए, दो कंडीशन को छोड़ करके राज्यपाल महोदय अपने विवेकीय शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। विवेकीय शक्ति का तभी प्रयोग कर सकते हैं कि जब कोई एक दल पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में अक्षम स्थिति में हो और कई सारे चेहरे दिखाई दे रहे हों कि जो दावेदार हों मुख्यमंत्री के, तो वो स्थिति होगी। दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है जब विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो और एक से अधिक दल मुख्यमंत्री के लिए दावेदार हों।
क्या हो, विधानसभा में कोई ऐसी पार्टी ना हो जिसे मतलब पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया हो, ठीक है। तो और सभी को मतलब पूर्ण बहुमत की स्थिति किसी की ना बनी हो, कई सारे दल प्रधान मुख्यमंत्री पद के दावेदार हों, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये पहली स्थिति होगी जहां पर राज्यपाल महोदय अपने विवेक शक्ति का प्रयोग करेंगे। दूसरी स्थिति तब होगी जब विधानसभा के बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता ना हो, ठीक है। यानी कि क्या हो, जब विधानसभा में बहुमत दल का यानी कि जो सरकार है ना, जिसने सरकार बनाई है विधानसभा में, तो उसमें आपसी तालमेल ना बन पा रहा हो कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो उस स्थिति में ऑप्शंस के आधार पर मुख्यमंत्री बना सकते हैं राज्यपाल महोदय। ये दो जगह पे स्थिति है। एक तो जो बहुमत दल का नेता मतलब जो है, पहली कंडीशन थी कि राजनीतिक दल को किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो और कई सारे प्रधान मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हों, पहली कंडीशन में ये है, ठीक है। तब वहाँ विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, ये कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन आपकी है कि जब बहुमत दल का जो सर्वमान्य नेता चुनने में कोई दिक्कत आ रही हो, लोग चुन ना पा रहे हों या डिस्प्यूट हो, 2-3 लोग उसके लिए दावेदार हो, तो उस स्थिति में भी कर सकते हैं इस चीज़ का प्रयोग, अपने विवेक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसके बाद मुख्यमंत्री के संदर्भ में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं वो गोविंद बल्लभ पंत रहे हैं। ये 1 अप्रैल 1947 से लेकर के 28 दिसंबर 1954 तक जो है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में रहे। तो तिथि याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1947 से लेकर के 28 दिसंबर 1954 के मध्य में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो गोविंद बल्लभ पंत रहे हैं। तथा वर्तमान समय में आप जानते हैं आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, ठीक है, वो मुख्यमंत्री वर्तमान समय में है। और कुछ थोड़ा सा जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो रही हैं वो कौन रही हैं, सुचिता कृपलानी रही हैं। कौन रही हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी रही हैं। और ये सुचिता कृपलानी महोदया को ही भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी प्राप्त है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी यही सुचिता कृपलानी। और भारत में पूछा जाए कि कौन ऐसा व्यक्ति हुआ है कि जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पे बना रहा, तो ज्योति बासु जो हैं वो जो है अब इसके रहे हैं कि जो सबसे लंबे समय तक जो है क्या बने रहे हैं, मुख्यमंत्री ज्योति बासु रहे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक रहे, ठीक है। अब इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि आज हम लोग बात कर लेते हैं महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के बारे में बात करते हैं। एडवोकेट जनरल जैसा कि मैंने बताया था कि केंद्र में जो होता है अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है, महान्यायवादी होते हैं, ठीक है। किसके लिए, सरकार की विधिक सहायता देने के लिए, ठीक है, सरकार को विधिक सहायता देने के लिए, विधिक सहायता में मदद करने के लिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल महोदय के बारे में, जिन्हें एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है इंग्लिश में। इसके बारे में आर्टिकल जो है 165 में उल्लेख किया गया है। और वहीं आप जानते हैं अनुच्छेद 76 में, है ना, महान्यायवादी के बारे में बात की गई है, ठीक है। किसके बारे में, महान्यायवादी, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। इसके बारे में बात, तो जो केंद्र में अटॉर्नी जनरल की जो कार्य हैं वही राज्यों में आर्टिकल 165 के तहत 165 के तहत उल्लेख किया गया है, किसका, महाधिवक्ता का, एडवोकेट जनरल का, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखिएगा कि केंद्र में जो होता है अटॉर्नी जनरल होते हैं और राज्यों में एडवोकेट जनरल होते हैं, ठीक है। एडवोकेट महाधिवक्ता जिन्हें कहा जाता है, वहाँ केंद्र में महान्यायवादी कहा जाता है, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया है, अनुच्छेद 165 के तहत क्या प्रावधान है, महाधिवक्ता नामक एक प्राधिकारी का प्रावधान किया गया है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। इसके बारे में कुछ गूढ़ बातें हैं जो आप लोग बहुत सीरियसली इसको देखते जाइए, बहुत ही आपको अच्छी बातें इसमें जानने को मिलेंगी भी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति कौन करता है बच्चों, राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को हाई कोर्ट मतलब जो नियुक्त करेगा, मतलब एक तरह से कहिए कि महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राज्यपाल नियुक्त करते हैं, ठीक है। और ये अस्थायी रूप से इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि कितने दिनों के लिए रहेगा, ये
है ना। और वो सारी चीज़ें राज्यपाल महोदय के ऊपर ही निर्भर करती हैं उनको लेकर के, तो बहुत गुड़ बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है वाले व्यक्ति को रख सकते, मतलब महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करेगा। यानी कि कोई व्यक्ति जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसे राज्यपाल महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त कर सकता है। ये बात है। संबंधित राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है, संबंधित राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त, यानी कि कोई हाई कोर्ट का वकील बनने की योग्यता रखता, जज बनने की योग्यता रखता हो तो उसे राज्यपाल महोदय चाहे तो महाधिवक्ता के पद पे नियुक्त कर सकते हैं। और भी कुछ बहुत गुड़ बातें हैं। देखिए अनुच्छेद 217 में क्या कहा गया है, कोई व्यक्ति किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की योग्य होगा यदि वह भारत का नागरिक हो। मतलब ये है कि कौन व्यक्ति हाई कोर्ट का नागरिक होने की योग्यता कौन रखता है, मतलब कौन व्यक्ति हाई कोर्ट का नागरिक बन सकता है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 217 में किया गया है। और यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 165 में क्या कहा गया, बहुत बारीकी से समझिएगा। अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि भारत का एक महाधिवक्ता होगा, मतलब राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, ठीक है। और इसमें ही बात बताई गई है कि राज्यपाल महोदय जो हैं वो क्या करेंगे कि कोई हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है तो उसे महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या क्या है, इसके बारे में अनुच्छेद 217 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 217 में कहा गया कोई व्यक्ति किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के योग्य होगा यदि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, तथा कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, यानी कि कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रहा हो, ठीक है। छोटे न्यायालय में, जिले स्तर के न्यायालय में वो, या क्या हो कि जो छोटे न्यायालय, यानी कि छोटे न्यायालय मतलब यानी कि जो हाई कोर्ट से छोटे के न्यायालय हैं, ठीक है, तो यानी जिला स्तर के न्यायालय, उसमें क्या हो 10 वर्ष तक वो कहीं के न्यायाधीश हों तो वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। 10 साल की सेवा मतलब दे चुके हों किसी न्यायालय में, या कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किए हों। यानी कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश कौन बन सकता है कि वह किसी हाई कोर्ट से छोटे न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पे रहे हों, या हाई कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी एडवोकेट के रूप में, वकील के रूप में वो सेवा दे चुके हों, तो उन्हें क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है महाधिवक्ता के रूप में। ये उल्लेख करता है अनुच्छेद 217 के रूप में, ठीक है। ये बात बताई गई। इसमें और भी कुछ है कि महाधिवक्ता जो इसमें नोट करके ये पॉइंट आप बना लीजिएगा, अपने पास नोट्स रख लीजिएगा। इसमें है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, महाधिवक्ता की पदावधि नियत रहती है तथा ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राज्यपाल द्वारा अवधारित किया जाता है, यानी कि उसकी कोई सैलरी उस रूप में फिक्स नहीं होती है, जो राज्यपाल महोदय अवधारित करते हैं वही उनको सैलरी मिलती है, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी कुछ बातें हैं। जैसे महाधिवक्ता क्या है कि मुकदमे देख सकता है, लेकिन क्रिमिनल मुकदमे प्राइवेट रूप में नहीं देख सकता है, और जब तक सरकार चाहे तो उनसे सेवा ले सकती है, और जब नहीं चाहती तो दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। ये तमाम सारी बातें उनके लिए, वो एक सरकारी पद के रूप में तो हो जाता है, विधिक सलाहकार तो होता है, लेकिन सरकारी रूप में उस रूप में नहीं रहता है। जब तक रहता है तब तक उसको जो है सैलरी के रूप में राज्यपाल निर्धारित करते हैं, उस हिसाब से उनको सैलरी दी जाती है, ठीक है। महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार है, ठीक है। महाधिवक्ता जो हैं इन्हें कोई भी विधानमंडल की जो कार्रवाई चल रही है उसमें भाग लेने का और बोलने का इनको अधिकार है, लेकिन वोटिंग का अधिकार इनको नहीं दिया गया है। यह अनुच्छेद 177 में कहा गया है, ठीक है। इनको मताधिकार का अधिकार नहीं है, बाकी इनको बोलने का अधिकार है, ठीक है, बात को रखने का अधिकार है। इसके अलावा क्या, महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है, ठीक है। राज्य का कोई भी न्यायालय है और राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए महाधिवक्ता जो है उसकी सुनवाई कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में रह सकते हैं। तो ये 3 बिंदु आज आप लोगों को देखे, जिसमें हमने राज्य मंत्रिपरिषद देखा, फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री के बारे में कुछ जाना, और फिर उसके बाद में महाधिवक्ता के बारे में हम लोगों ने देखा। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आपको आया होगा। अगला जो वीडियो हम लोगों का होगा वो हम लोग विधानमंडल से रिलेटेड होगा, ठीक है। धन्यवाद।